मिस्टर गौतम अदानी की नेटवर्थ पिछले एक साल में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी के चलते कई सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या वो जल्द ही मिस्टर मुकेश अंबानी को बीट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अदानी ग्रुप और मुकेश अंबानी ग्रुप के कंपैरिजन के बारे में और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। मिस्टर गौतम अदानी के साथ कई बार पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही रिस्की इंस्टेंसेस हुए हैं। एक बार उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था और उनकी फैमिली से करीब 13 से 14 करोड़ रुपए मांगे गए थे। बाद में वो रिहा हो गए थे और किडनैपर्स को पकड़ा भी गया था। वही जब 26/11 का हमला हुआ था तो मिस्टर गौतम अदानी ताज होटल में ही थे, लेकिन जहाँ पर वो बैठे थे वो एरिया थोड़ा ऊपर की साइड में था, तो उनको पता चल गया कि नीचे क्या कुछ चल रहा है और टेररिस्ट ने एंटर कर लिया है। उसके बाद होटल के स्टाफ ने ब्रेवरी दिखाते हुए सभी लोगों को इकट्ठा किया ताकि कोई भी पर्सन छूट ना जाए और उन्हें एक रूम में बंद कर दिया और वहाँ पर वो सारे लोग सेफ रहे। तो इस तरह के काफ़ी रिस्की इंस्टेंसेस मिस्टर गौतम अदानी के साथ हुए हैं और उन्होंने इसलिए एक बार कहा भी था कि मैं मौत से एक बार सिर्फ 15 फीट दूर था। गूगल पर एक मोस्ट सर्च क्वेरी ये भी है कि क्या मिस्टर गौतम अदानी और मिस्टर मुकेश अंबानी भाई भाई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस सरनेम नी से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग भाई भाई हैं। 4th रिचेस्ट पर्सन मिस्टर राधाकिशन दमानी भी है, लेकिन उनका भी इन बिलियनर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्टर मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वही अगर हम मिस्टर गौतम अदानी की नेटवर्थ की बात करते तो यहाँ से यानी पिछले एक साल में वो लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। अदानी ग्रुप की टोटल 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। चाहे आप अदानी ग्रीन की यहाँ पर बात करते हैं या फिर अदानी पोर्ट की बात करते हैं या फिर अदानी ट्रांसमिशन की बात है या फिर अदानी टोटल गैस की बात है, सबके शेयर प्राइस पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम यहाँ पर अदानी पावर की भी बात करते तो उसकी शेयर प्राइस भी कई गुना पिछले एक साल में बढ़ी है और यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस भी पिछले एक साल में कई गुना बढ़ी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी तभी नेटवर्थ गौतम अदानी की अच्छी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी, अदरवाइज वो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। वही अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले एक साल में कोई सडन ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली शेयर प्राइस बढ़ रही है। अगर अंबानी ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर अंबानी ग्रुप को ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस से प्रॉफिट जो भी मिल रहा है कंपनी को, उसको कंपनी एक्सपांशन के लिए यूज़ कर रही है, अपने जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लॉन्च करने में और नए प्रोडक्ट्स की शुरुआत करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैश काउ है। यहाँ पर जो भी पैसा जनरेट होता है वो पैसा कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम अदानी ग्रुप की बात करते हैं तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना खास नहीं है, इसलिए कंपनी को ज़्यादातर फोकस करना होता है डेट पर यानी कर्ज पर, बिकॉज बिजनेस उनको भी बढ़ाना है लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं, तो फिर बिजनेस बढ़ाएंगे कैसे। तो यहाँ पर वो हेल्प लेते हैं डेट यानी कर्ज की, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। और अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है, अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 2010 में 919 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और अदानी एंटरप्राइजेस को 2021 में 923 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी पिछले 10 साल में यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ऐसे में अदानी ग्रुप का जो ये मेन बिजनेस था अदानी एंटरप्राइजेस, वो कैश काउ नहीं बन पाया। वैसे आज के डेट में उनके जो दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उनका साइज इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो कि अच्छी बात है। बट अदानी ग्रुप अपने लिए कोई भी कैश काउ अभी तक जनरेट नहीं कर पाया है। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी ग्रुप के पास एक कैश काउ है, तो ये जो प्रॉफिट है ये खुद का है, तो कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पैसा बाहर का है, बैंक का है, लोन लिया हुआ पैसा है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो यहाँ पर जो अदानी ग्रुप को इम्पैक्ट हो सकता है उसका निगेटिव, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक कैश काउ की बात है और फ्यूचर एक्सपांशन की बात है तो यहाँ पर मैं मुकेश अंबानी ग्रुप को दूंगा 5 में से 5 पॉइंट्स। वही अदानी ग्रुप को दूंगा 5 में से 2 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर डिपेंडेंसी कर्ज पर है। अब बढ़ते हैं आगे, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं जो कंपनी ने पिछले 5 साल में दिखाई है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अदानी ग्रुप दोनों के अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो 5 साल की ग्रोथ रही है वो रही है करीब 11%। वही अदानी ग्रुप की पिछले 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ रही है सिर्फ 5.91%। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो कंपाउंडेड सालाना 13.12% रही है। वही अदानी ग्रुप की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है
वो 8% रही है। तो यहाँ पर अगेन ग्रोथ की बात करते तो वहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे बेटर पोजीशन पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं डेट की। जहाँ तक डेट की बात है तो यहाँ पर अदानी ग्रुप की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डेट पर डिपेंड है, और इसीलिए हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि डेट कंपनीज का कितना है। ये जो बीच की लाइन है ये हमें दिखाती है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। अदानी ग्रुप के ऊपर करीब 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर करीब 2,70,000 करोड़ का कर्ज है। अब दिखने में लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कर्ज ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रेज की है और इसके चलते कंपनी के पास जो फिलहाल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो डेट से भी ज़्यादा है, जिसके चलते कहा जाता है कि कंपनी फिलहाल नेट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि कभी भी कंपनी अपना डेट पूरा चुका सकती है। जहाँ तक बात रही अदानी ग्रुप की, तो यहाँ पर कैश इतना नहीं है जितना कंपनी का डेट है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, देखो सिर्फ डेट देखकर हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती। अगर 1.5 लाख करोड़ का डेट है तो ये डेट ज़्यादा है या कम, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा डेट को किसी और चीज़ से। तो यहाँ पर हम डेट को कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट से। तो यहाँ पर कंपनी का जैसे हमने देखा कि जो भी 6 लिस्टेड कंपनीज हैं उनका कुल मिलाकर डेट है 1.5 लाख करोड़, और उन 6 कंपनीज का कुल मिलाकर प्रॉफिट है 10,000 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम डेट टू प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, डेट टू प्रॉफिट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। डेट है 1.5 लाख करोड़ करीब और प्रॉफिट है 10,000 करोड़, तो ये निकल कर आएगा करीब 15। डेट टू प्रॉफिट रेशियो निकल कर आएगा 15। तो डेट टू प्रॉफिट रेशियो अगर 5 से ज़्यादा है तो कहा जाता है कि डेट ज़्यादा है। यहाँ पर तो वो 15 है, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब कर्ज का प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक बिजनेस सही चल रहा होता है तब तक तो सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही कंपनी का बिजनेस खराब परफॉर्म करने लगेगा या फिर मान लो कोई अनसर्टन चीज़ बहुत बीच में आ गई जिसने कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो बढ़ना बंद हो गया या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर कंपनी को बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज बैंक्स ये चीज़ नहीं समझते हैं, उनको हर साल इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप साल का करीब 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की पिछले 5 साल की बिजनेस ग्रोथ और डेट की बात करते हैं तो मैं अंबानी ग्रुप को यहाँ पर रेट करूँगा 4 और अदानी ग्रुप को यहाँ पर मैं रेट करूँगा अगेन 2, क्योंकि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ पिछले 5 साल में कुछ खास नहीं रही है और साथ ही कंपनी का जो डेट है वो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों बिजनेसेस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि किस तरह के फ्यूचर बिजनेसेस ये बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अदानी ग्रुप की बात है तो इनका बिजनेस प्लान बड़ा सिंपल रहता है। गवर्नमेंट की जो भी नई पॉलिसीज होती है उसके अनुसार ही अपना बिजनेस प्लान सेट करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि हम एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो अदानी ने तुरंत अपनी एक सब्सिडरी कंपनी शुरू की और एयरपोर्ट्स को अक्वायर करना शुरू किया। अभी फिलहाल 6 एयरपोर्ट्स उनके कंट्रोल में हैं और धीरे धीरे कई सारे एयरपोर्ट्स को कंट्रोल में लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब हालांकि देखा जाए तो बाकी एयरपोर्ट्स बिजनेसेस जैसे कि जीवीके, जीएमआर ये भी उतने कुछ प्रॉफिटेबल नहीं हैं और पिछले कई सालों से लॉस में ही चल रहे हैं। बट यहाँ पर अदानी कैसे प्रॉफिट कमाता है ये देखना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको अपना डेटा लोकली स्टोर करना है। तो मिस्टर गौतम अदानी ने यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी देखी और तुरंत डेटा स्टोरेज सिस्टम पर काम करना शुरू किया ताकि वो सारी कंपनीज अपना डेटा अदानी ग्रुप की ही किसी कंपनी के पास स्टोर कर सके। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये भी डिसाइड किया है कि जो वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करने के बजाय मेक इन इंडिया के बेसिस पर इंडिया में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप ने यह भी प्लान किया है कि डिफेंस में भी वो जल्दी एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर उनकी पॉलिसी सिंपल है, जो भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आती है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अनुसार उनकी कंपनी प्लान आउट करती है। अगर हम मुकेश अंबानी ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फोकस है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पर है। आज ही उनका एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग थी और उसमें भी उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल व्हाट्सएप की मदद से नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है ताकि रिटेल बिजनेस उनका अगले 3 से 5 साल में 3 गुना बढ़ सके। तो मेनली टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उन्होंने कई सारी चीज़ें ट्राई आउट भी की है। आपने देखा होगा उन्होंने जियो मनी स्टार्ट किया, उन्होंने जियो मीट भी स्टार्ट किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, लेकिन क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग कैश काउ है इसलिए कोई बिजनेस फेल होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने जियो मार्ट भी रिसेंटली शुरू किया है और कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका मेन फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी पर है। जियो प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो कई सारी नई टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहते हैं और उसी के लिए उन्होंने पिछले साल फंड्स भी रेज किया है। एक चीज़ मिस्टर मुकेश अंबानी को अच्छे से ये पता चल गई है कि उनका पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा कैश काउ नहीं ला सकता, इसलिए वो उन पैसों की मदद से बाकी कैश काउ सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस जियो भी उसी का एक पार्ट था। आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है ट्रेडक्रेड की वजह से, जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं। ट्रेडक्रेड एक इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है
जिसके जरिए आप इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग इस डेट क्लास में बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए थी। अब कोई भी 1 लाख रुपए से ट्रेड क्रेडिट के जरिए इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग क्या है जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेड क्रेडिट को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि मिस्टर मुकेश अंबानी टेक्नोलॉजी पर बेट कर रहे हैं, वही मिस्टर अदानी वो पावर, एनर्जी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स की और फ्यूचर रिस्क की। अब बात करते हैं इन दोनों बिजनेसेस के रिस्क के बारे में। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी की बात करते तो इनका एज जो है, इनकी एज वो है फिलहाल 64 ईयर्स, यानी जिसका मतलब है कि जल्दी वो रिटायर हो जाएंगे। हाँ, हालांकि बोर्ड पर बैठकर वो कंपनी को इनडायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवली किसी को यहाँ पर आना पड़ेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो बिज़नेस है ये फैमिली ओन बिजनेस है और फैमिली ही इनकी बिज़नेस चला रही है। पहले धीरू भाई अंबानी थे, फिर जो भी बिज़नेस है उनके 2 बेटों में डिवाइड किया गया, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी के जो भी बिज़नेस है उसके बारे में ना ही बात करें तो सही है। अब मिस्टर मुकेश अंबानी के 2 बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी, इनमें से अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि यहाँ पर अलग अलग फैमिली मेम्बर्स ही बिजनेस को चला रहे हैं। 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, एक वो जो फैमिली रन होते हैं, दूसरे होते हैं प्रोफेशनली रन। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो एशियन पेंट्स में कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो कंपनी नहीं चलाते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है बिजनेस को चलाने की। अगर हम फिलहाल टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो फिलहाल एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, वो भी टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। फिलहाल टाटा ग्रुप भी प्रोफेशनली रन कंपनी है, जो भी बेस्ट पर्सन रहेगा उसे जिम्मेदारी दी जाती है बिजनेस को चलाने की। फैमिली रन बिजनेस में प्रॉब्लम ये आता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनका जो बेटे रहेंगे या फिर बेटी रहेगी वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस चलाएंगे। यहाँ पर तो हमने देख भी लिया कि बिजनेस यहाँ पर सही से नहीं चला, तो एक रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाले अगर हम 5-10 सालों की बात करें तो वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन यहाँ पर बिजनेस चलाएगा, उनके मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि मिस्टर मुकेश अंबानी ने बिजनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। वही अदानी ग्रुप की बात करते तो ये भी एक फैमिली रन बिजनेस है। मिस्टर गौतम अदानी के भाई भी यहाँ पर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, साथ ही उनके बेटे करण अदानी और जीत अदानी भी कहीं ना कहीं इससे इन्वॉल्व हैं। इनकी एज है फिलहाल 58 ईयर्स। तो आने वाले टाइम में इन 2 बेटों में से कोई एक चलाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब फैमिली रन बिजनेस होता है तो वहाँ पर रिस्क इन्वेस्टर्स की बढ़ जाती है, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि किसी बिजनेसमैन का बेटा अच्छा बिजनेसमैन ही बनेगा, किसी क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेटर ही बनेगा। प्रोफेशनली रन मेरे हिसाब से एक बेहतर बिजनेस मॉडल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर जो बेस्ट है उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जहाँ तक फ्यूचर बिजनेसेस की बात है या फिर इस तरह के रिस्क की बात है तो वहाँ पर मैं अदानी ग्रुप को रेट करूँगा 5 में से 4 और अंबानी ग्रुप को भी रेट करूँगा 5 में से 4, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको स्टिक रह के चलना ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से और ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फिलहाल चल रहा है 14,78,000 करोड़। वही अदानी ग्रुप का चल रहा है, जो 6 लिस्टेड कंपनीज है उनको कुल मिलाकर 8,28,000 करोड़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप है 8.28 लाख करोड़, वही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है सिर्फ 10,000 करोड़। तो यहाँ पर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और पिछले 1 साल में जो प्राइस बढ़ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। वही अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो करीब 50,000 करोड़ के करीब आ रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका जियो प्लेटफॉर्म जिसका वैल्यूएशन लास्ट ईयर 4 लाख करोड़ के ऊपर था, साथ ही रिलायंस रिटेल जिसका वैल्यूएशन भी 4 लाख करोड़ से ऊपर था, उनका अगर आईपीओ आता है तो मिस्टर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कम से कम 30 से 40% से आराम से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मिस्टर मुकेश अंबानी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंग मेरे हिसाब से रहेंगे, क्योंकि ये दोनों आईपीओ बहुत बड़ी साइज़ के रहेंगे। हालांकि आईपीओ अदानी ग्रुप के भी आने वाले हैं। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि अदानी विलमार का वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जिसकी साइज़ रहेगी $1 बिलियन, यानी करीब 7,000 करोड़ के करीब। लेकिन अगर हम अदानी ग्रुप के बाकी बिजनेसेस जो लिस्टेड हो सकते हैं उनकी बात करते हैं तो उनकी साइज़ कम है कंपेयर टू जो मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी से जो लिस्ट होने वाली है। फिलहाल उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन 3 से 4 साल में मेरे हिसाब से उनके आईपीओस आने चाहिए। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में मिस्टर गौतम अदानी ज़रूर टच कर सकते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ को, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉक होने वाली है। प्लस इनकी जो बिजनेस ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं।
हमने पिछले 5 साल की भी बात की तो यहाँ पर भी इनके फाइनेंशियल्स बेटर है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो पिछले 5 साल में यहाँ पर शेयर प्राइसेस तो बढ़ी हैं, लेकिन बिजनेस ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम की यहाँ पर ज़रूर बात होगी मेरे हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर प्राइस सस्टेन कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा करना है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखानी पड़ेगी और कोई ना कोई कैश काउ निकालनी पड़ेगी अपने बिजनेस मॉडल में से। क्योंकि गूगल बनने की कोशिश कई सारे लोग करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपांशन भी करते हैं, लेकिन वो ये समझने में फेल हो जाते हैं कई बार कि गूगल के पास उनका सर्च इंजन एक कैश काउ है जो एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लाता है और उनसे वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं कि उतनी अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों के पास नहीं होती क्योंकि उनके पास उतनी कैश नहीं है। तो अगर आप डेट की मदद से ओवर डाइवर्सिफाई करते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके लिए ज़रूर हो सकती है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगेन मैं मुकेश अंबानी ग्रुप को रेट करूँगा 5 में से 3.5 और अदानी ग्रुप को रेट करूँगा 5 में से 2। तो इन सारे फैक्टर्स को ऐड करके इस तरह की टोटल रेटिंग्स इन दोनों ग्रुप्स की निकल कर आती है मेरे अनुसार। आशा करते हो कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। कुछ नया हमने इस वीडियो में ट्राई किया है प्रेजेंट करने का, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही पिछले कुछ दिनों में मेरी आंखों में इन्फेक्शन की वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैं रेगुलरली, और आने वाले कुछ दिनों में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एक आंख को ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी आंख थोड़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गई है। तो जल्दी इसी तरह के वीडियोज़ को लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।